किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर पढ़ा जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसे दिया था गुलबर्ग एंड बागे ने। क्या होता है रिवर्सिबल रिएक्शन? यानी एक ऐसी रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चले, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चले, ऐसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है। यानी कहने का मतलब है हम पानी से बर्फ बना सकते हैं, हम बर्फ से पानी बना सकते हैं, हम पानी से भाप बना सकते हैं, हम भाप से पानी बना सकते हैं। क्या है? इक्विलिब्रियम है। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि जब भी अगर हमें लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करना है तो हमें कोई ना कोई रिवर्सिबल रिएक्शन लेनी पड़ेगी। क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन इज गिवन बाय गुलबर्ग एंड बागे, और ये एप्लीकेबल होता है किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमेशा। कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन एनी डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर हम कोई रिएक्शन लेके आपको समझाएं तो A प्लस बी रिवर्सिबल रिएक्शन है, गिव्स C प्लस डी। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, लेकिन किसके लिए? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसके लिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, राइट। लेकिन अब वहीं पर अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, इसके लिए ये रिएक्टेंट बन जाएगा। यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। और अगर सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट गैस हैं तो इसी चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए गैस है तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। और अब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बच्चों आप समझते हैं क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके वजह से हम कई बार कई रिएक्शन का कैलकुलेशन न्यूमेरिकल भी डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? सपोज करिए कोई रिएक्शन लीजिए, ए प्लस बी रिवर्सिबल रिएक्शन चाहिए, गिव्स सी प्लस डी। ये क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और रेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए अभी मैं एक कांस्टेंट यूज करूंगा जिसे हम बोलेंगे के एफ। कहाँ यूज करूंगा अभी बताऊंगा। यह है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसके लिए भी एक कांस्टेंट यूज करेंगे, वो होगा के बी। अब बात को समझिएगा। यानी अगर हम यहाँ से देखें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। वहीं पे बात करें रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। और यहाँ से अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएं तो हमें कोई कांस्टेंट लाना होगा मैथ के हिसाब से। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ इज इक्वल टू फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट के एफ, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हल्टी है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। वहीं पर अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाना तो हमें के बी लगा दें इसको, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। ध्यान दीजिएगा। और इन दोनों को एट इक्विलिब्रियम, जब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब एट इक्विलिब्रियम कैसे पता चलेगा? जैसे इक्विलिब्रियम आएगा तुरंत रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा
रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसी से हम समझ जाएंगे जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो हम समझ जाएंगे इक्विलिब्रियम आ गया। तो एट इक्विलिब्रियम दोनों को इक्वलाइज कर दीजिए, यानी के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसके बराबर इसको करिए, इज इक्वल टू के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो यहाँ से के एफ अपॉन के बी हो गया बच्चों, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो देखिएगा ये के एफ अपॉन के बी ये तो खुद कांस्टेंट थे और एक नया कांस्टेंट आ गया, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यानी हमारे पास यहाँ से एक फार्मूला ही बन गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ये हमारे पास आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला। तो इस बात को हम ऐसे भी तो बोल सकते थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, वही फार्मूला है, लिखने का तरीका बदल गया, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी ऊपर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यही काम तो किया हमने, ऊपर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो निकल के आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए अब जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका देखिएगा, कहते हैं वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, जिसे के इक्विलिब्रियम बोल रहे थे, ये केवल और केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। ठीक, मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। बेसिकली दो तरीका पैटर्न होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का, होते तो तीन हैं लेकिन दो बड़े फेमस हैं। जब कंसंट्रेशन के टर्म में हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो उसे बोलेंगे Kc, और वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब प्रेशर के टर्म में, पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो उसे बोलेंगे Kp। तो दो टर्म आ गया, दो इक्विलिब्रियम आ गया, Kc एंड Kp। यानी अगर हम बात करें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc अगर हम लिखें तो इज इक्वल टू, क्योंकि बच्चों ये वाला साइन जो होता है ये कंसंट्रेशन का होता है। किसका साइन होता है? कंसंट्रेशन का, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो। यानी Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट, यानी Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। देखिए एक तो आ गया Kc, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके टर्म में लिखा गया? कंसंट्रेशन का। देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा है ना, कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D, तो ये कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा गया। लेकिन यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो इसे बोलेंगे Kp। तो अब कंसंट्रेशन का साइन नहीं लगेगा, तो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो ये आ गया Kp। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन किया जाता है। अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में लेकर हम आ रहे हैं जिसका नाम होगा रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। पूरा एक वीडियो उसी के लिए बनेगा। इस Kp और Kc में क्या रिलेशन है उस पर बात करेंगे। आज की वीडियो कहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।